सदैव पीर पंजाल 88.4 FM अपनी जुबान अपना ख्याल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आरजे आशीष। दोस्तों, आज सदैव पीर पंजाल की टीम पुंछ में है। वही पुंछ जिसकी अपनी एक हिस्ट्री रही है, जिसको द सिटी ऑफ सेंट्स कहा जाता है। आज हमारा पुंछ में आना हुआ और आज हमारे साथ स्पेशल पॉडकास्ट के लिए पुंछ की एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ है और पीर पंजाल की एक प्रोमिनेंट पर्सन सीनियर एडवोकेट संजय रैना जी, जो कि पुंछ के हिस्टोरियन हैं और काफ़ी काम किया इन्होंने सोसाइटी में और काफ़ी अच्छी हिस्ट्री की नॉलेज रखते हैं पुंछ की हिस्ट्री की। तो आज के स्पेशल पॉडकास्ट में हम बातचीत करेंगे संजय रैना सर से, जिन्होंने अपना कीमती टाइम दिया, और जानेंगे पुंछ की हिस्ट्री। तो जुड़े रहिए सदैव पीर पंजाल 88.4 FM अपनी जुबान अपना ख्याल। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है और हम थैंक यू करते हैं अपना कीमती टाइम देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सदाए पीर पंजाल रेडियो के और जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं सबको मेरा नमस्कार। मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग पुंछ में आए और इस सिलसिले में पुंछ की हिस्ट्री के बारे में जो आपने यहाँ पर पूछना चाहते हैं, तो मैं आई एम वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी टू आंसर योर ऑल क्वेश्चंस। थैंक यू सर। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे हम आपसे कि अगर हम पुंछ की हिस्ट्री की बात करें, पुंछ सबसे अलग रहा, और अगर आप इस पुंछ की हिस्ट्री को एक लाइन में डिफाइन करें कि पुंछ सभी रीजन से कितना ज़्यादा अलग है। देखिए, मैं पुंछ की हिस्ट्री तो एक लाइन में डिफाइन हो नहीं सकती है, लेकिन सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो पुंछ का मैं बताऊं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। पुंछ को अगर मैं एक लाइन में समराइज करूंगा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसकी मेन जो पुंछ का जो पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है। इसके अलावा अगर आप देखें, पुंछ को कहा जाता है सिटी ऑफ सेंट्स। पुंछ इज फेमस फॉर कंपोजिट कल्चर, और सबसे बड़ी पुंछ इज फेमस फॉर कम्युनल हार्मोनी। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल, अगर पुंछ को उस नज़रिए से देखा जाए तो पुंछ इस वक्त के मौजूदा दौर में भी जो पुंछ जो है एक काफ़ी ऊंचा मुकाम जो है वो रखता है। जैसा आप सबको पता है कि पुंछ 47 से पहले जो एक प्रिंसिपैलिटी थी, पुंछ का अपने राजा हुआ करते थे। जब डोगराज ने 1846 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बाद जम्मू कश्मीर को टेक ओवर किया था, जम्मू रीजन ऑलरेडी डोगराज के पास था। कश्मीर को 75 लाख में खरीदा गया था अंग्रेज़ों से। तो डोगरा रूलर्स ने पुंछ की प्रिंसिपैलिटी को सेटल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर पंडित जनार्दन जित्सी जी को भेजा, यहाँ पर जो एक कश्मीरी पंडित थे, कि वो यहाँ पर आकर एडमिनिस्ट्रेशन को इस्टेब्लिश कर सकें। जो पहला डोगरा रूलर यहाँ पर जो आए थे वो राजा मोती सिंह जी यहाँ पर आए थे। राजा मोती सिंह जी ने जो पुंछ को जो प्रेजेंट पुंछ है, ये 47 से पहले जो बहुत खूबसूरत पुंछ था, तो उसको शेप अप करने में पंडित जनार्दन जित्सी और उसके बाद राजा मोती सिंह जी आए। फिर मोती सिंह जी के बाद उनके बेटे राजा सुखदेव सिंह जी रहे। सुखदेव सिंह जी के बाद उनके बेटे राजा जगदेव सिंह जी रहे। उसके बाद कश्मीर दरबार के साथ महाराजा हरि सिंह जी के साथ कुछ कंट्रोवर्सी होने के बाद कश्मीर दरबार ने जो है वो पुंछ की प्रिंसिपैलिटी को टेक ओवर कर दिया था। 47 से पहले इसको टेक ओवर कर दिया था। जैसा कि आपको पता है कि पुंछ की प्रिंसिपैलिटी की 4 तहसीलें थी। तहसील हवेली, ये मौजूदा जो है, तहसील मेंढर, तहसील बाग और तहसील सरनोती। पुंछ की लगभग आधी तहसील हवेली और आधी तहसील मेंढर और 2 पूरी तहसीलें जो है वो पाकिस्तान के पीओजेके में है। अच्छा, जो पीओजेके का हम नाम, पीओजेके का जो नाम हम लेते हैं वो उस तरफ है वो पुंछ। और क्योंकि ये कैपिटल सिटी थी पुंछ, आप देखें पुंछ का नाम हवेली रखा गया है। ये जो हमारी हवेली है, क्यों हवेली रखा गया है? आप अगर पुंछ शहर में जाएंगे तो आप देखेंगे मैक्सिमम हवेलियां हैं यहाँ पर।
अच्छा। बड़े बड़े घर हैं यहाँ पर। जो भी लोग रहते थे, राजा के वजीर थे या जो कुछ अमीर लोग रहते थे, उन्होंने बड़ी बड़ी हवेलियां, आप पुंछ के मोहल्ला किसी भी मोहल्ला में चले जाएं, आपको 2-3 हवेलियां वहां पर मिलेंगी। अच्छा। तो इसलिए पुंछ के खसूसी तौर पर ये टोन का जो एरिया है, इसका पुंछ हवेली इसका नाम रखा गया अच्छा। था उसी के कारण, क्योंकि यहाँ पर काफी हवेलियां बनी थी। बाकी पुंछ का इतिहास अगर देखा जाए तो आप देखें कि पुंछ की जो मूवमेंट थी कश्मीर जाने की, तो वो पुंछ का आपको, जैसे कि हमारी नूरी छम की तरफ चले जाएं, जहांगीर की बीवी का नाम था नूरजहां, बिल्कुल। वहां पर एक वाटर फ्लो आता है पानी का, उसका नाम नूरी छम रखा गया। तो जब मुगल बादशाह कश्मीर में आया करते थे तो इसी रोड से आया करते थे। अच्छा, पुंछ। हाँ, पुंछ से मुगल रोड, क्योंकि यहां से पुंछ का आपको पता है कनेक्ट किसके साथ है? पुंछ का कनेक्ट पड़ता है झेलम के साथ। झेलम का कनेक्ट डायरेक्ट किसके साथ? पंजाब के साथ पड़ता है। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल दिल्ली से वाया पंजाब, यहां से पुंछ से होकर जो है ये कश्मीर की तरफ जाते थे। तो पुंछ हिस्टोरिकली, स्ट्रेटजिकली, इकोनॉमिकली, ट्रेड के तौर पर एक बहुत अहमियत की जगह थी। आप देखेंगे यहाँ पुंछ सिटी में एक जगह है संडी गेट। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जिसको संडी गेट कहते हैं। बेसिकली उसका मतलब था सिंडिकेट। अच्छा। जहाँ व्यापार का एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक हब था, व्यापार का एक बहुत बड़ा हब था 47 से पहले। तो अभी भी उसके निशानात, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है यहाँ पर जामा मस्जिद के साथ, जिसको सिंडिकेट कहा जाता है। सिंडिकेट। हाँ। उसके अलावा पुंछ में आप देखें सिटी ऑफ सेंट्स, जब मैंने आपको कहा है पुंछ की जो सबसे प्राचीन यहाँ पर अगर कोई शिराइन है वो बूढ़ा अमरनाथ राजपुरा मंडी में है। पुंछ से लगभग 21 किलोमीटर दूर है। महर्षि पलस्त जो रावण के दादाजी थे, अच्छा, उन्होंने वहां पर तप किया था और वहां पर भगवान शंकर जो है वो बूढ़े के रूप में, अच्छा, बूढ़े के रूप में वो जो उन्होंने दर्शन दिए थे। तो उस कारण जो है पुंछ को उस स्थान का नाम बूढ़ा अमरनाथ रखा गया है। और वो एक यूनिक स्थान है। बूढ़ा अमरनाथ की देखेंगे, एक पालकी है पत्थर की बनी हुई, अलौकिक पालकी है, पेलन क्विन जिसको कहते हैं। और उसके अंदर एक बहुत बड़ा जो है वो शिवलिंग था, जिसको 47 में तोड़ा गया था। जो रजाकार आए थे उन्हें तोड़ा गया था, लेकिन वो अभी भी वो मौजूद है। 10,000 साल पुराना जो है वो टेम्पल है वहां पर। तो पुंछ की हिस्ट्री तब से चल रही, 10,000 साल पहले महर्षि पलस्त ने यहाँ तप किया था। अब बूढ़ा अमरनाथ की कहानी कैसे हुआ? रानी चंद्रकला हुई है एक हमारी पुंछ की। रानी चंद्रकला कहते हैं वो बहुत बड़ी शिव भगत थी और हर साल वो कश्मीर में जाया करती थी शिव जी के दर्शन करने के लिए। एक साल बहुत बड़ी यहाँ पर बर्फबारी हुई, जिसके कारण वो कश्मीर से नगर नहीं पहुंच सकी, अमरनाथ वहां नहीं पहुंच सकी। लेकिन वो इतनी बड़ी भक्त थी, भगवान के आगे बहुत प्रार्थना की कि हे प्रभु मुझे आप दर्शन दें, मैं आपके बिना रह नहीं सकती हूँ। तो कहते हैं कि भगवान शिव जो एक बूढ़े के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने महारानी को आदेश दिया कि यहाँ मेरा स्थान है, उसको खुदवाई करो, उसमें से बने। तो इसी तरह पुंछ की एक और बहुत बड़ी फेमस पर्सनैलिटी रही है जिनका नाम था रानी दिद्दा। बिल्कुल। रानी दिद्दा कहते हैं एक बहुत जबरदस्त क्वीन रही हैं, जिनका किला लोरन में हुआ करता था। लोरन में अभी भी उस किले की कुछ अवशेष बाकी हैं और कश्मीर पूरे को वो कंट्रोल करती थी। अच्छा। वो बहुत बड़ी वॉरियर थी, बहुत बड़ी डिप्लोमेट थी और बहुत बड़ी विजनरी क्वीन थी। इसके अलावा पुंछ आप देखें तो जहाँ नगाली साहब की भी बात की, मैं वही कह रहा था, बूढ़ा अमरनाथ स्वामी है यहाँ पर। उसके अलावा हमारे नगाली साहब देख लें, वहाँ पर ठाकर भाई मेला सिंह जी जो हमारे सिख संप्रदाय के बहुत बड़े प्रचारक थे, बहुत बड़े आध्यात्म के महापुरुष थे। उन्होंने यहाँ पर डेरा नगाली साहब में वहाँ पर उस स्थान की जो है वो स्थापना की। और यहाँ जितने भी हिंदू लोग थे, इस पूरे ज़िला पुंछ, पूरा ज़िला जब पहला पुंछ प्रिंसिपैलिटी थी,
जो खुसूसी तौर पर जो लोग हिंदू लोग थे, उनने एक एक बच्चा जो है सिख बनने के लिए, ठाकर भाई मेला सिंह साहब, और उनसे ऊपर जो थे ठाकर भाई रोचा सिंह जी, जिनसे दीक्षित हुए थे ठाकर भाई मेला सिंह जी, बच्चे दिए थे। और ठाकर भाई मेला सिंह जी ने यहाँ पर नगाली साहब का स्थान, एक हिस्टोरिकल ये स्थान है, यहाँ पर आप देखते हैं हजारों की तादाद में यहाँ पर पूरे वर्ष यहाँ पर जो लोग आते हैं, ना कि भारतवर्ष के कोने से, विदेशों से भी लोग यहाँ पर आते हैं। बैसाखी के मेले में, बैसाखी के मेले पर तो होता ही है, अदरवाइज भी यहाँ पर चलता है। जहाँ तक अमरनाथ का मसला है, आपको पता है अमरनाथ पिछले 25 साल से यहाँ पर भी यात्रा, BHP की यात्रा आती है, पूरे भारत से यात्रा आती है यहाँ पर भी। उसके अलावा आप देखें मुस्लिम सूफी सेंट्स की श्राइन्स, अच्छा, बटलकोट में आप चले जाएं, लोरन बटलकोट में साईं लाई बख्श जी बहुत बड़े सेंट हुए हैं हमारे इलाके के, बहुत बड़ी श्राइन है, पूरे हिंदुस्तान से वहाँ पर लोग आते हैं उनकी श्राइन पर दर्शन करने के लिए, मन्नतें पूरी होती हैं, बड़े बड़े आर्मी के जनरल्स वहाँ पर आते हैं। एक तो वो है। उसके अलावा हमारे एडजाइनिंग नगाली साहब के ऊपर एक बहुत बड़ी श्राइन है साईं मीरा बख्श साहब, मीरा बख्श साहब, बिल्कुल। तो हजारों की तादाद में पूरे भारतवर्ष से वहां पर लोग आते हैं। उसके अलावा आप देखें हमारे मेन सिटी में दशनामी अखाड़ा, बहुत प्राचीन यहाँ पर ये हमारा दशनामी अखाड़ा सन्यासियों का स्थान है, और वहाँ पर स्वामी जवाहरगिरी जी की जीवित समाधि है। वो जो संत थे वो जीवित बैठे समाधि में फिर उनको वहां पर दफनाया गया। वो इस कोटि के संत थे, वहां पर बहुत बड़े बड़े संत बैठे, स्वामी शंकरानंद पुरी जी बहुत बड़े सेंट वहां पर बैठे हुए उस गद्दी पर थे। इसी तरह ये डाक बंगले के साथ यहाँ पर एक बहुत पुराना शिव मंदिर है, बाबा नाथ जी नाम के एक बहुत बड़े सिद्ध पुरुष थे, अभी 2001 में उन्हें शरीर दिया गया है। इसी तरह आप चले जाएं, लोड देवता का स्थान है, ये हमारा कृष्णा घाटी की तरफ है। उसके अलावा छोटे पीर का स्थान आगे छोटे शाह का स्थान मेंढर में है। राम कुंड भगवान राम के समय का स्थान है, जहाँ राम लक्ष्मण सीता और पांडवों ने विजिट किया है, राम कुंड है, वो स्थान है। उसके अलावा यहाँ भाई धर्मदत्त जी हुए हैं, बहुत बड़े सेंट हुए हैं पुंछ सिटी में। तो इसीलिए पुंछ की सिटी में जो ये कंपोजिट कल्चर है, द सिटी ऑफ सेंट्स जो कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि बाई एंड लार्ज पुंछ के चाहे हिंदू मुसलमान सिख जो भी हैं, इनके ऊपर संतों का, सेंट्स का, फकीरों का, सूफियों का बहुत बड़ा असर है। सब मानते हैं एक दूसरे को। हिंदुओं की श्राइन्स में मुस्लिम जाते हैं, मुस्लिम्स की श्राइन्स में हिंदू जाते हैं, सिखों की श्राइन में हिंदू मुसलमान सिख सभी लोग एक दूसरे का एहतराम करते हैं। और मेन जो क्रेडिट जाता है पुंछ में पीस और हारमोनी को मेंटेन करने का, वो इन संतों को जाता है, जिसके कारण जो है कि पुंछ की एक ऐसी जिस जरखेज ज़मीन है, यदि आप पुंछ में देखें कितनी भी क्लैश हो, कितनी भी टेंशन हो, लेकिन कोई ऐसी शक्ति इंटरवीन करती है यहाँ पर, जिसके कारण यहाँ पर शांति हमेशा रहती है और लोगों में कभी भी इलविल एक दूसरे के प्रति नहीं रही है। जबकि जम्मू कश्मीर की अगर बाकी रीजन्स में अगर देखें, जैसे कश्मीर में भी बहुत अच्छा कल्चर था, लेकिन वहाँ एक कॉमनल वेव, एक ऐसी कॉमनल वेव चली जिसमें कश्मीरी 5 लाख पंडितों को वहाँ से निकाल दिया गया। इसी तरह अगर किश्तवाड़ भद्रवाह में अगर चले जाए, वहाँ भी ऐसी हारमोनी नहीं है। तो इन्हीं क्वालिटीज के कारण पुंछ जो है एक यूनिक है। हिस्टोरिकली पुंछ इज यूनिक, रिलीजियसली पुंछ इज यूनिक, कल्चरली पुंछ इज यूनिक। और मजे की बात है, जब हमारी स्टेट में कई जगह, किश्तवाड़ में एक बार कुछ सालों पहले बहुत बड़ा कॉमनल फसाद हुआ, बाकी कश्मीर में भी, बाकी रीजन्स में भी फैला, लेकिन पुंछ बिल्कुल शांत रहा, कॉमनल हारमोनी रही। और पुंछ का जिक्र बाज़ाब्ता पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में भी हुआ। अच्छा। कि पुंछ से सीखे पूरा देश, जम्मू कश्मीर पुंछ से सीखे कि कॉमनल हारमोनी, कंपोजिट कल्चर और एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे रहा जाता है। ये पुंछ की जो है, इवन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में इसको एक्नॉलेज किया गया है। अच्छा। और उसका सूफी सेंट्स और यहाँ के लोगों के किरदार को, और यहाँ की जो कंपोजिट सोसाइटी है, पुंछ के जो दानिशमंद लोग हैं, पुंछ के जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन पर इस एरिया में जो है, इस सोसाइटी को
इकट्ठे रखने में, और एक फैक्टर में है जी हमारी आर्म्ड फोर्सेस का, सर, खसूसी तौर पर हमारी आर्मी का भी बहुत बड़ा रोल है सोशल फैब्रिक को स्ट्रेंथन करने का, सोशल हार्मोनी रखने का आर्मी का भी बहुत बड़ा रोल सर, यहाँ पर शेरे पुंछ भी कहा जाता है ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह। बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखें भारतवर्ष 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, बिल्कुल, लेकिन आपको पता है कि उस वक्त क्या हुआ था कि महाराजा हरि सिंह जो जम्मू कश्मीर के उस वक्त रूलर थे, उनको एडवाइस ये किया गया था उनके जो प्राइम मिनिस्टर से कि जम्मू कश्मीर एक बहुत बड़ी स्टेट थी, लगभग 84,000 माइल स्क्वायर किलोमीटर इनका जो था, अच्छा, वो एरिया था। हमारे पास अपने वसाइल भी थे, हमारे पास अपनी फौज भी थी, हमारे पास अपने मिनरल भी थे, सेल्फ सफिशिएंट थे, पानी था, हम मेंटेन कर सकते थे। अच्छा, एक मुल्क हम अपना अलग बना सकते थे। लेकिन महाराजा हरि सिंह के मंशा थी कि क्योंकि जब ब्रिटिश ने इंडिया को छोड़ा तो उस वक्त क्या था कि जो ब्रिटिश इंडिया था, उन्होंने जो प्रिंसली स्टेट्स, एक तो ब्रिटिश इंडिया था, एक प्रिंसली स्टेट्स थी, तो प्रिंसली स्टेट्स को ऑप्शन दिया गया था कि क्योंकि ब्रिटिश ने जाते वक्त भारत को 2 हिस्सों में बांटा, डोमिनियन ऑफ इंडिया, डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान, और जो प्रिंसली स्टेट्स थी जहां पर राजा महाराजा करते थे, उनको ऑप्शन दिया गया या तो आप पाकिस्तान ज्वाइन करें या आप क्या करें, इंडिया को ज्वाइन करें। उन्हीं प्रिंसली स्टेट्स में जम्मू कश्मीर भी आता था, जिसमें महाराजा हरि सिंह थे, वो चाहते थे इंडिपेंडेंट रहना। तीसरा ऑप्शन था कि आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। अच्छा, महाराजा हरि सिंह इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, तो उन्होंने क्या किया, डोमिनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डोमिनियन ऑफ इंडिया और डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान को, दोनों को एक एग्रीमेंट किया जिसका नाम है स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। अच्छा, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो डोमिनियन ऑफ इंडिया, उनको भी दिया और पाकिस्तान को भी दिया। डोमिनियन ऑफ इंडिया ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के ऊपर कोई गौर नहीं किया, माना नहीं। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का था कि आप जिस तरह जैसे हैं आप वैसे ही रहेंगे, आप इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम दोनों मुल्कों के साथ अच्छे रिलेशन रखना चाहते हैं। पाकिस्तान ने एग्री कर दिया, इंडिया ने एग्री नहीं किया। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान ने कहा हम आपको तेल भी देंगे, एसेंशियल कमोडिटीज भी देंगे, सभी चीजें आपको देंगे। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, अंदर से रजाकार भेजने शुरू कर दिए, पाकिस्तान की फौज और रजाकार जो अंदर मिलिटेंट्स भेजने शुरू किए और जम्मू कश्मीर पर जो अटैक कर दिया। अच्छा, जिसमें आप देखें मुजफ्फराबाद में, कोटली में, मुजफ्फराबाद में, मीरपुर में लोगों की कत्लोगार्त हुई, लाहौर में, हाँ ये जम्मू कश्मीर के एरिया में बताओ, कत्लोगार्त शुरू हुई, लोग भागना शुरू हो गए। रजौरी में भी कत्लोगार्त हुई थी, 47 में बहुत बड़ी कत्लोगार्त हुई थी। तो महाराजा को कश्मीर से भागना पड़ा। अच्छा, और महाराजा ने इंडिया से सहायता मांगी कि आप हमें सहायता दीजिए, नहीं तो हमारी ये पाकिस्तान कैप्चर कर। लेकिन इंडिया ने स्टैंड से, इंडिया ने कहा पहले आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, आप हमसे एक्सेशन करें, फिर हम अपनी आर्मी भेज सकते हैं। तो 26 अक्टूबर 1947 को जो है, ये 2-2.25 महीने के बाद जो है, इंडिया के इंडिपेंडेंस होने के बाद वो एक्सेशन जो महाराजा ने साइन किया था, फिर इंडियन फोर्सेस आई और पाकिस्तान को जो है वो रोका गया। पाकिस्तान ने तब तक बहुत डैमेज, कुछ एरिया इंडिया, हमारा जो तहसीलें चली गई हैं वो कैप्चर हो चुका था। मुजफ्फराबाद में, मीरपुर में बहुत कत्लोगार्त हो चुकी थी, वहां पर कैप्चर कर लिया था पाकिस्तान ने। अब टिल बारामूला तक आ गए थे वो, वहां से इंडियन फोर्सेस ने खदेड़ा। लेकिन उसके बाद भारत यूनाइटेड नेशंस में चला गया, वहां से फिर सीज फायर हुआ और वो POJK का जो एरिया जो है वो वही रहा। तो आपने ये जो प्रश्न किया कि पुंछ का, तो उस वक्त जो ये पुंछ का POJK का जो एरिया जो है वो, उसके बाद जो पुंछ जो है एक बॉर्डर टाउन रहकर, एक प्रिंसिपैलिटी से एक बॉर्डर टाउन रहकर, क्योंकि हमारा ट्रेड इधर भी था, इधर से भी कश्मीर जाने का, क्योंकि यहाँ से
जो रास्ता हमारा उड़ी से यहाँ से रास्ता जाता था वाया हाजी पीर, तो उड़ी का कुछ एरिया पाकिस्तान के पास है, हाजी पीर पाकिस्तान के पास है। बिल्कुल। तो उसके कारण पुंछ कट ऑफ हो गया उधर से भी। इधर से जहां से इधर से जाते थे हम, कहां पर, लाहौर की तरफ जाते थे हम, बिल्कुल, रावलपिंडी जाते थे या जेलम से, वो एरिया भी चला गया पाकिस्तान के पास। तो पुंछ एक कॉर्नर में चला गया और क्या हो गया कि लगातार जो है ये पुंछ का जो एरिया जो है वो एक किस्म का जैसे नेग्लेक्ट किया जाता है ना, जिसको कहते हैं पूंछ बनकर रह गया। अच्छा, पूंछ जो है वो पूंछ बनकर रह गया है। तो मेरा कहने का भाव है कि पुंछ की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, पुंछ जब राजवाड़ों के नीचे था, कहते हैं आप देख सकते हैं पुंछ की कुछ निशाना, बाग डेडी देखें पुंछ की, हिस्टोरिकल एक बहुत बड़ा गेट है, गेटवे टू पुंछ। बहुत ही सुंदर ढंग से इसको चारों, इसकी जो रोड थी पुंछ को एंटर करने की, उसके साइप्रस ट्री लगे हुए थे, बिल्कुल सुंदर लगता था। आप देखें पुंछ में फाउंटेन गार्डन अभी भी है, आधा हिस्सा बस्ती में कन्वर्ट किया गया है, कुछ हिस्सा कॉलेज में कन्वर्ट किया, यट ट्रेसेस ऑफ फाउंटेन गार्डन आर देयर। कितना सुंदर गार्डन था यहाँ पर, राजा के अपने गार्डन थे। यहाँ बिस्लरी की वाइन फैक्ट्री थी, जहां से एक्सपोर्ट क्वालिटी की वाइन यहाँ पर बनती थी। पुंछ का रेशमगर, जहाँ रेशम बनता था, रेशमगर था यहाँ पर, रेशम भी बनता था। पुंछ का एक अपना ट्रेड था। पुंछ का आप देखें, पुंछ इज फेमस फॉर राजमा, पुंछ इज फेमस फॉर अखरोट, पुंछ इज फेमस फॉर बाकी कुछ लोकल चीजें, एप्पल्स हैं या कुछ और लोकल चीजों के लिए पुंछ जो मशहूर था अपने वक्त में। वो क्योंकि पुंछ के हिस्से टूट गए, पुंछ कॉर्नर हो गया, जिसके कारण जो हिस्टोरिकली जो है पुंछ की जो एक वो रिच कल्चर था, रिच हेरिटेज था पुंछ का जो विरसा था, वो काफी हद तक जो है वो जो है वो डाइल्यूट हो गया। सर, पुंछ की हिस्ट्री में ऐसे कौन से टर्निंग पॉइंट्स रहे हैं जहां से इस रीजन की आइडेंटिटी और फ्यूचर की डायरेक्शन शेप हुई? देखें, मैं एक चीज बताऊं, हिस्टोरिकली तो पुंछ एक स्टेट थी। पुंछ की टर्निंग पॉइंट सबसे बड़ा आ गया कि पुंछ की जो 47 में पाकिस्तान ने जो पुंछ इन्वेड किया, पुंछ आपको पता है कि सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया कि जब 15 महीने के लिए पुंछ जो है पुंछ की सीज हुई। अच्छा। 15 महीने। आपने ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह जी का नाम लिया था, शेरे पुंछ जिनको कहा जाता है। 26 अक्टूबर 1947 को हमारा एक्सेशन होता है, उससे पहले जो है पुंछ के एरियाज जो फॉल हो चुके थे। अच्छा, ठीक है। 15 महीने ये पुंछ टाउन जो है वो रेस्ट ऑफ द कंट्री से कट ऑफ रहा। अच्छा। 44,000 रेफ्यूजी जो है उस इलाके से, तहसील बाग, तहसील पलंदरी, रावलाकोट, वो उधर से यहाँ पर पुंछ में जो हिंदू सिख थे, मेजॉरिटी हिंदू सिखों की थी, वो पुंछ में आ गए। पुंछ चारों तरफ से घेरा हुआ था। बेताड़ नाले के उधर पाकिस्तान, नगाली साहब पाकिस्तान, इस दरिया के इधर पाकिस्तान, एयरफील्ड के उधर, बेताड़ नाले के उधर पाकिस्तान, मतलब चारों तरफ से पाकिस्तान था। सिर्फ एक पुंछ टाउन की ये जो सेंट्रल पोर्शन है, ये क्या था, इंडिया था। 44,000 यहाँ की पॉपुलेशन। और उस वक्त ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह जी उस वक्त लेफ्टिनेंट कर्नल थे, जिनको ये सौंपा गया था पुंछ को। वो पुंछ में आए बाई एयर, डिगोटा आता था उस वक्त। और ये पुंछ की जो एयरफील्ड है, हमें याद है, हमारे बुजुर्ग कहते थे, मेरे फादर वगैरह सब, वो छोटे यंग लड़के थे उस वक्त, सब लोगों ने, लोकल लोगों ने ये खोद कर जो है वो एयरफील्ड बनाई है। अच्छा। जिस पर डिगोटा लैंड किया, सप्लाई आने लगी। 15 महीने सीज रही। और 22 नवंबर 1948, आप लगा लें, 15 अगस्त 1947 से लेकर 22 नवंबर 1948 तक पुंछ जो क्या रहा, पुंछ वाज अंडर सीज फॉर 15 मंथ्स। उसके बाद जब इंडियन फोर्सेस आई अंडर द एजिज ऑफ ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह, उन्होंने ये एरिया जो है खाली किए। आप देखें, उधर नशहरा में बैटल हो रही थी, ब्रिगेडियर उस्मान का वहां पर बहुत बड़ा बलिदान हुआ है जंगड़ में। ठीक है। उधर सारा एरिया, और जो पुंछ को कनेक्ट किया नेशनल मेन स्ट्रीम में 22 नवंबर, वैसे कहा जाता 20 से 23 नवंबर 1948 में पुंछ जो रेस्ट ऑफ इंडिया से
जो कनेक्ट हुआ, और उसमें बहुत बड़ा रोल ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह जी का था। ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह जी ने जो लोकल रेफ्यूजीज आए वहां से उनको रिक्रूट किया, बतौर मलेशिया बनाई, उनकी सहायता से जो पुंछ के एरियाज जो बाकी थे उनको खाली करवाया। उसके अलावा जो खाने पीने का कोई साधन नहीं था, वो फोर्स के साथ लोगों को ले जाते थे, जो खाली घर थे और वहां से राशन वगैरह मिलता था। और जो हाल मार का ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह की जो पर्सनैलिटी था, वो ही बिलीव्ड इन कंपोजिट कल्चर। उनके होते हुए किसी हिंदू मुसलमान सिख को कोई नुकसान नहीं हुआ। अच्छा। उन्होंने बिल्कुल कम्युनल हार्मोनी जो यहाँ पर मेंटेन रखी, जो यहाँ पर लोग रहते थे, किसी को नुकसान नहीं होने दिया। और उनको खिताब दिया गया है सेवियर ऑफ पुंछ, ब्रिगेडियर ऑफ प्रीतम। उनका बस्ट यहाँ पर लगाया गया हुआ है फाउंटेन गार्डन में। वहां पर हर वर्ष वहां पर माला आरोपित की जाती है, फूल चढ़ाए जाते हैं, मोमबत्तियां जलाई जाती हैं। उनका दिन यहाँ पर जो है विद द कोलैबोरेशन ऑफ सिविलियन एंड आर्मी जो है यहाँ पर मनाया जाता है। सर 1947-48 से लेकर बाद के कन्फ्लिक्ट तक पुंछ ने कई वार्स और टेंशन्स का सामना किया है। आपके हिसाब से इन वार्स ने सिर्फ बॉर्डर से ही नहीं बल्कि यहाँ के लोगों का माइंडसेट और यूनिटी को कैसे यहाँ के लोगों पर कैसे इम्पैक्ट हुआ? देखें, बिल्कुल आपने कहा। देखें, पहला तो अटैक आपने सीधा 47 का आ गया जी, जिसमें पुंछ का तो बर्बादी वर्स्ट देखी है। पुंछ ने बर्बादी देखी है, पुंछ के हिस्से कट गए। पुंछ एक बहुत प्रॉस्परस प्रिंसिपैलिटी थी, वो ख़त्म हो गई। लोगों की माइग्रेशन हुई, यहाँ से कुछ लोग वहाँ चले गए, वहाँ से लोग इधर आ गए जो डाइवर्स थे ना, क्योंकि डाइवर्सिटी थी हमारी इसमें प्रिंसिपैलिटी में। हिंदू मुस्लिम सभी यूनिटी से रहते थे। लेकिन पाकिस्तान ने एक ऐसा बीज बोया, जब कत्लोगार शुरू हुई, हिंदू सिख वहाँ से भागने शुरू हो गए। ठीक है, तो वो लोग इधर आ गए। तो पहला जो पुंछ का टर्निंग पॉइंट 47, जिसमें पुंछ कट गया, पुंछ कार्नर हो गया। और पुंछ में जो पॉपुलेशन आई वो अपने सर्वाइवल के लिए जो है अपने सर्वाइवल के लिए जो है वो बैटल उनकी जो फाइट रही। उसके बाद इमीडिएटली अभी वो सेटल भी नहीं हुए थे तो 65 की जंग हो गई। बिल्कुल, अगेन वी वर द वर्स्ट विक्टिम, क्योंकि पुंछ पर अटैक हुए। लेकिन 65 की वार में हमने राजा रानी पे कट ली थी। कर्नल खन्ना जी बहुत मशहूर हैं, राजा रानी की वार बहुत मशहूर है, बैटल ऑफ राजा रानी, जिसमें कर्नल खन्ना का बहुत बड़ा सेक्रीफाइस था। सिखों की यूनिट थी, बहुत बड़ा सेक्रीफाइस उन्होंने राजा रानी की। हाजी पीर कैप्चर हो गई थी उसके बाद। उसके अलावा जो है पुंछ के काफ़ी एरिया वापस आए थे। लेकिन ताशकंद समझौता जो हुआ, जिसमें शास्त्री जी से धोखा किया गया रशिया में, मॉस्को में, तो वो एरिया हमें वापस देने पड़े। अच्छा, वो वापस देने पड़े। तो जिसके कारण पुंछ फिर वैसे का वैसा रहा, फिर वही बॉर्डर रहा जो 47 में था। हाजी पीर अगर हमारे पास होता, उड़ी हमारे पास होता, ये कश्मीर कन्फ्लिक्ट जो चल रही है इस वक्त, तो ये नहीं होनी थी। अच्छा, पुंछ की डायरेक्ट कनेक्टिविटी कहाँ से होती? कश्मीर के साथ होती। और पाकिस्तान जो स्ट्रेटजिक पोजीशन में है, जैसे चिड़ीकोट का बॉर्डर है, उसके बाद आपका ये आ गया, इधर आ गया फॉरवर्ड कोटा है यहाँ पर, उसके बाद हाजी पीर है, उसके अलावा ये आपका आ गया बॉर्डर पर राजा रानी आ गई। उसके अलावा साबजियों में चले जाएं, कोपरा पिक्ट है, दे आर एट हाइट। ये सब इंडिया ने कैप्चर कर लिया था 65 में, लेकिन ऑन टेबल वी हैव टू गिव देम बैक। तो उसके कारण आज भी हम जो स्ट्रेटजिक हमारी जो वल्नरेबिलिटी है यहाँ पर, खतरा इन्हीं पिक्चर से है। अच्छा, तो एक वो टर्निंग पॉइंट हुआ। अगेन पुंछ सफर्ड, बड़ी बुरी तरह से सफर किया। और यहाँ पर लगातार जंगें चल रही थी लगातार, क्योंकि जैसे ही लोग थोड़ा सा सेटल होने की कोशिश कर रहे थे तो यहाँ पर आप देखें वार शुरू हो जाती थी। तो फिर जीवन को व्यापन करने के लिए, अच्छा फैक्ट्री कोई नहीं, इंडस्ट्री कोई नहीं, जीवन का साधन कोई नहीं, ज्यादा ज्यादा हमारे लोग फोर्सेस में भर्ती होते थे। बिल्कुल, बाकी कोई एम्प्लॉयमेंट के इतने साधन, कोई स्टेट इतनी खुद कफील थी नहीं। भारत में भी कोई इतनी बड़ी प्रॉस्पेरिटी नहीं थी उस वक्त। ग्रीन रेवोल्यूशन भी नहीं आया था हमारे भारत में उस वक्त। कोई इतना मिलिटरली, इकोनॉमिकली हम इतने बड़े फोर्स नहीं थे जैसे अब है। तो एक टर्निंग पॉइंट वो आया। लेकिन ये 2 जंगें हुई,
उसके बाद इमीडिएटली इट इज फॉलोड बाय 71। 71 बिल्कुल। 71 की वार हुई अगेन पुंछ के लिए, देवी बर्न्ड द सीधा सीधा जो हमारे ऊपर शेलिंग, बड़ी भारी शेलिंग पुंछ टाउन में। मैं छोटा बच्चा था, मुझे अभी याद है, मैं जस्ट आई वाज 6 years old। मुझे अभी याद है गोलाबारी कैसे शुरू हुई है, कैसे यहाँ से लोग, मैक्सिमम लोग यहीं रहे। पुंछ के लोग बहादुर थे, ट्रेंचेस बनाते थे, आर्मी के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर चले गए। 65 में कुछ लोग हैं हमारे, यशपाल शर्मा जी वेटरन, वो गुजर गए, फार्मर एमएलसी थे, या अभी जहांगीर मीर जी हैं अभी, या कुछ और लोग थे, हिंदू मुसलमान सिख सभी लोग जो हैं उस वक्त अमनीशेंट होते थे आर्मी के साथ। अच्छा। देखें पुंछ की यूनिटी और लोगों का एक दूसरे के साथ जो प्रेम था और विश्वास कैसा था। आर्मी आगे बढ़ रही है, उसके साथ अमनीशेंट होते हुए हमारे सभी लोग जा रहे हैं। कॉलेज के स्टूडेंट्स जा रहे हैं 65 में, इवन 71 में कॉलेज के स्टूडेंट, और वो सभी लोग थे। अच्छा। तो ये इंडिकेट करता है कि पुंछ का एक कंपोजिट कल्चर, पुंछ की जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, पुंछ की जो लोगों में एक बॉन्डिंग है वो बहुत स्ट्रांग थी, और फोर्स के साथ बहुत स्ट्रांग थी, क्योंकि फोर्स थी बॉर्डर पर तो हम जीवित थे, शांत थे, दे थे। अब उसके बाद आप देखें ये एक टर्निंग पॉइंट आ गया। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर जो है शांति रही, जिसमें पुंछ में एक 78 में एजिटेशन हुई, लेड बाई मिस्टर यशपाल शर्मा। जैसे शेख साहब की गवर्नमेंट आई उस वक्त थोड़ा सा यहाँ पर जो पढ़े लिखे यूथ थे, इरेस्पेक्टिव ऑफ कलर, कास्ट एंड क्रीड, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही थी, तो एक बहुत बड़ी एजिटेशन हुई जिसमें मेरिट कम क्राइटेरिया जो है वो फिक्स किया गया, और उसके बाद मास रिक्रूटमेंट पुंछ के लोगों को मिली यशपाल शर्मा जी के कारण। तो पुंछ में प्रॉस्पेरिटी आई, लोगों को वसाइल बने, खाने पीने का मेन जरिया तो पुंछ में जीवन व्यापन करने का नौकरी थी, सरकारी नौकरी। बिल्कुल। तो ठीक है, अब फिर एक और फेज आई, 90 तक तो ठीक चला, 90 में फिर एक पुंछ में टर्निंग पॉइंट आ गया, मिलिटेंसी शुरू होगी। अच्छा। मिलिटेंसी शुरू होगी, पुंछ वाज यूज्ड एज ए रूट, और पुंछ के विलेजेस में, आप मेंढर में, सुरनकोट में, आप फजलाबाद में चले जाएं, उसके बाद आप चले जाएं हाड़ी बुड्ढा, हाड़ी मरोट, लोरन, सब्जियां मंडी, साथरा, ये पुंछ के मेंढर के इलाके चले जाएं, ये आपके बीजी, डीजी, ये जितने थाना मंडी, ये कनेक्टिंग एरिया सारी है, हेल काका, हाड़ी बुड्ढा, तो ये मिलिटेंसी का आगे, और पुंछ को बतौर रूट यूज किया जा रहा था। अच्छा। तो ये फिर परेशानी आ गई पुंछ के, और मैक्सिमम देखें हम माइनॉरिटीज में यहां पर रहे, माइनॉरिटीज मोस्टली यहां पर पुंछ शहर में रहती थी, मैटर कम लोग थे दराबा या सुरनकोट में। आहिस्ता आहिस्ता लोग यहां से माइग्रेशन शुरू, सेफर जगह जम्मू की तरफ लोगों ने मकान बनाए। लेकिन इस मिलिटेंसी के दौर में अगर वर्स्ट अफेक्टेड कुछ जिला पुंछ में, वो मेजॉरिटी कम्युनिटी की बहुत दुर्दशा हुई। ऐसे हुई क्योंकि मिलिटेंट जो थे, ये जो मौलवी सो कॉल्ड इनको कहते थे, ये इन्होंने इनके घरों में जाना, गन पॉइंट पर खाना खाना, अच्छा, इनकी बहू बेटियों को एक्सप्लॉइट करना। देखें सभी की बहनें भाई हैं, वो इन्होंने बहुत सफर किया है। मेरे मेजॉरिटी के भाइयों ने मिलिटेंसी में बहुत सफर किया है, गांव गांव में बहुत सफर किया है, और जिसके कारण जो है पुंछ एक और टर्निंग पॉइंट, और जिसके कारण क्या हुआ कि गांवों से जो मैक्सिमम माइग्रेशन कहां पर हुई, सिटी में। आप देख रहे हैं सिटी में कितनी इस वक्त क्या हो गई है, कंजेशन हो गई है सिटी में। पुंछ सिटी की पॉपुलेशन 15 से 20 हजार थी, आज यहाँ को 1.5 लाख आदमी रह रहा है। तो उसका कारण हुआ कि ये टर्निंग पॉइंट जो पुंछ की बॉर्डर पर रहने के कारण क्या हो गया है कि पुंछ के लोगों के एक माइंडसेट बन चुका है, जैसे इसराइल वालों का माइंडसेट बना हुआ है ना कि किसी वक्त भी अटैक हो सकता है। अच्छा। वैसे पुंछ वालों का एक माइंडसेट बना हुआ कि सिंस वी आर ऑन द बॉर्डर लाइन, तो हमें मेंटली हर वक्त तैयार रहना पड़ता है कि भाई अक्रॉस द बॉर्डर से शेलिंग हो सकती है, टेररिस्ट का कोई अटैक हो सकता है, कुछ हो सकता है। और लोगों में ये रियलाइजेशन है कि हमारा जो सर्वाइवल है वो यूनिटी से है, इकट्ठे से है। अगर हम इकट्ठे नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन जो है, अगर यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अगर डिवीजन हम में रहेगा, हम एक दूसरे के तोड़कर हम सारे मारे जाएंगे, क्योंकि एनिमी अक्रॉस द बॉर्डर जो है
वो ये मत सोचें कि वो मुसलमानों का मित्र है और हिंदुओं का शत्रु है, या सिखों का मित्र है वो इसका शत्रु है मुसलमानों का। नहीं, ऐसा नहीं है। उनका कोई तल्क नहीं है लोगों से, उनका तल्क है हमारी भूमि से, ग्रैब करने से और हमारे लोगों को खत्म करने से। क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा शातिर मुल्क है और उनकी फौज ISI वगैरह, 47 में हमारे लोगों ने उनको जवाब दिया हम आपके साथ नहीं है, 65 में हमारे लोगों ने जवाब दिया हम आपके साथ नहीं है, 71 में हमारे लोगों ने जवाब दिया हम आपके साथ नहीं है, मिलिटेंसी में हमारे लोगों ने जवाब दिया हम आपके साथ नहीं है। मिलिटेंसी का दौर ये चल रहा है। उसके बाद 99 करगिल वार आ गई। करगिल वार का फिर ब्रंट, बेशक टाइगर हिल या लद्दाख के एरिया में वार चल रही थी, लेकिन ब्रंट क्योंकि बॉर्डर पर है, यहां पर भी आर्टिलरी शेलिंग होती थी, बॉर्डर पर शेलिंग होती थी, तो उसका भी इफेक्ट। मतलब मानसिक तौर पर पुंछ में जो प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए थी, जिस ढंग से हमारे लोग आगे बढ़ने चाहिए थे, उस ढंग से बढ़े नहीं। लेकिन डिस्पाइट दैट, सबके बावजूद पुंछ का जो सबसे बचाव हुआ, जो सबसे बड़ा बचाव हुआ, नहीं तो पुंछ का ये एरिया कट ऑफ हो जाता। जो 2003 में अप्रैल में जनरल HS लीडर, जो RR के उस वक्त जनरल थे रजौरी में, पलमा में, उनकी अध्यक्षता में हमारी फोर्सेस ने हिल काका में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया जिसका नाम था ऑपरेशन सर्प विनाश। उस वक्त मैं आपको थोड़ा सा सुनाता हूं, 90 ऑनवर्ड्स, 95-6 ऑनवर्ड्स मिलिटेंसी के दौरान क्या होता था, यहां पर फ्रीक्वेंट रॉकेटिंग होती थी। 93-94 में रात को रोज रॉकेट पड़ते थे यहां पर। अच्छा। उस शहर में, ठीक है, यहां से भी आर्टिलरी चलती थी डिस्पैच, लेकिन यहां रॉकेट कभी परेड में पड़ता था, कभी हॉस्पिटल के ऊपर पड़ा, कभी यहां डाक बंगले की तरफ पड़ा, कभी सीटी टाउन में शॉप्स के ऊपर पड़ा, कभी नीचे एयरफील्ड की तरफ पड़ा, कभी ब्रिगेड में पड़ा। इस तरह रॉकेटिंग, मतलब पाकिस्तानी 5-6 रॉकेट रोज डालते थे और यहां से भी रिप्लाई जाता था, ठीक है। ये इस किस्म का माहौल था यहां पर। जब इस किस्म की टेंशन हो तो नेचुरली प्रॉस्पेरिटी, कामकाज, हर चीज रुक जाती है, इन्वेस्टमेंट रुक जाती है, लोग डरते हैं यार यहां पर भागना पड़ेगा। इसके जब ऑपरेशन सर्प विनाश से पहले की जो यहां पर दुर्दशा थी, ये आपकी तमाम जो पीक्स थी जहां पर हाड़ी बुड्ढा, हाड़ी मरोट, हिल काका में तो बाज़ाब्ता पाकिस्तान के जो मिलिटेंट्स थे उनने तो बाज़ाब्ता सेंटर बनाया था। अच्छा। वो डिस्पैचिंग एरिया था, सैकड़ों की तादाद में वहां पर मिलिटेंट थे, ट्रेनिंग करते थे, वहां से डिस्पैच होते थे। श्रीनगर, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, बिम्बर गली, DKG, ये वहां से डिस्पैच होता था, वहां ट्रेनिंग होती थी। जिस तरह यूनिट आर्मी की शटल होती है ना, वैसे जाते थे। उन्होंने बाज़ाब्ता हेल्थ केयर सिस्टम बनाया हुआ था अपना, उसके अलावा खाने पीने का साधन, एडमिनिस्ट्रेशन अपनी रखी हुई थी वहां पर सारा। अच्छा। और हमारी फोर्सेस दरिया के उस तरफ हमारा कोई कंट्रोल नहीं था, सुरनकोट रिवर ना उस तरफ कोई। लेकिन जनरल लीडर साहब जब यहां पर आए, HS लीडर साहब, और उस वक्त 4 बजे के बाद सुरनकोट से कोई आर्मी की व्हीकल की मूवमेंट नहीं होती थी। ओके। क्योंकि वहां से एक रास्ता सुरन रिवर से फायर आता था जी, पीका गन यूज करते थे, कई इंसिडेंट हुए, इवन सड़क पर मिलिटेंट आते थे। आपकी ये शींदरा जो मस्जिद है शींदरा में कलाई के आगे, वहां नमाज पढ़ी है उन्होंने। और शींदरा, लसाना, ऐसी जगहों में मिलिटेंटों ने सिविल बसेस की बाज़ाब्ता इन्होंने क्या किया हुआ है, पासिस चेक किए हैं लोगों के। अच्छा। एक मेरा मित्र था, दीपक नाम था उसका, बाज़ाब्ता वो बैठा था गाड़ी में, मिलिटेंट आए, उन्होंने उसका कार्ड चेक किया और उसको पेशाब निकल गया गाड़ी में। अच्छा। मतलब मैं ये बताऊं, ये हालात थी कि इस रास्ते पर गाड़ियों की आमदोरफ्त, आम आदमी की आमदोरफ्त। अच्छा, वहां पर एक हमारे अड़ाई में कुछ टीचर थे, 4-5 टीचर थे, अड़ाई गांव में मंडी के ऊपर है, उनको किडनैप किया गया मिलिटेंटों ने। सुरनकोट में कैजुअलिटीज होगी हिंदुओं की, मेंढर में कैजुअलिटीज होगी हिंदुओं की। मतलब इस किस्म का माहौल बना हुआ था। मुसलमानों की कैजुअलिटीज हुई, सैला में कैजुअलिटीज होगी, 30-35 लोग घरों के मारे गए।
मतलब जो जिस भी व्यक्ति ने उनको अपोज किया मार दिया। अच्छा। तो ऐसे हालात थे जब ऑपरेशन सर्प विनाश किया गया, एक बहुत बड़ा ऑपरेशन, अभी उसके ऊपर एक बुक भी सर्प विनाश के ऊपर 5 अक्टूबर 2025 में रिलीज हुई है। बहुत बढ़िया बुक है, हर फौजी को पढ़नी चाहिए, सिविलियंस को पढ़नी चाहिए, कि वो 65 मिलिटेंट एक जगह मारे गए हिलकाका में। अच्छा। और पीर पंचाल पूरे इस रीजन में, आपके बाकी रीजन में कश्मीर की उस तरफ 93 मिलिटेंट मारे गए उस ऑपरेशन में, ऑपरेशन सर्प विनाश में। हिंदुस्तान की आर्मी का सबसे बड़ा ऑपरेशन, सबसे कामयाब ऑपरेशन, ऑपरेशन सर्प विनाश रहा, जिसके ऊपर अभी किताब रिलीज हुई है। अगर वो ऑपरेशन नहीं होता तो मैं दावे से कहता आज मैं और आप बात नहीं कर रहे होते। उस ऑपरेशन के कारण इस रीजन में शांति आई, इस रीजन में हमारे लोग नॉर्मलसी, खसूसी तौर पर गांव के लोग, सुरंग के लोग, मेंढर के लोग, थन्ना मंडी के लोग, आपके बफलियाज के लोग, हाड़ी बुड्ढा, हाड़ी मरोट, मंडी, लोरन, बहुत मुश्किल में हमारे लोग रहे। उसके बाद वो आराम से अपना काम करने लगे, हमारी बहनें, भाई, बहू, बेटियां सुरक्षित रही। और मजे की बात बताऊं, उसके 1 महीने के बाद आर्मी की रिक्रूटमेंट हुई, 10,000 लोग आए भर्ती होने के लिए। अच्छा। यंग लोग सब मामनन थे। उससे पहले मिलिटेंटों ने उनको होस्टेज बनाया हुआ था, उनको आने ही नहीं देते थे रिक्रूटमेंट के लिए, उनको खुले तौर पर बोलने नहीं देते थे। उसके बाद आस्ता 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 हमारा रीजन, हमारे प्रॉस्पेरिटी आई, हमारे यहाँ शांति आई, हमारी ये रोड खुली मतलब चलने लगी, गाड़ियां नॉर्मल चलने लगी, फौज की मूवमेंट रेगुलर होने लगी। अगर वो ऑपरेशन नहीं होता तो ये एरिया कट ऑफ हो जाना था। टेलिंग यू ऑनेस्टली, यही लाइफ लाइन थी हमारी, ये कट हो जाती तो मेरा ख्याल आज ना संजय रैना आपसे मिलता, ना ये आपका रेडियो पीर पंचाल बनता, और हम लोग किसी और एरिया के होते, क्योंकि वो बहुत बड़ी स्ट्रेटजिक, वो बहुत बड़े जनरल लीडर के हम और उनकी पूरी टीम, जितने भी लोगों ने उसमें पार्टिस, जो सीईओज उनके थे, और उनमें एक थे चेत्री जवान थे, उनने वहां पर शहादत दी थी। एक जवान की शहादत लगी थी, पैरा कमांडो। आप देखें कि भारत की फौज ने कितना बड़ा ऑपरेशन किया था और एक कैजुअल्टी हुई अपनी, और उनको 93 मिलिटेंट मार दिए। तो उस ऑपरेशन के कारण जो है लगभग पीर पंचाल में 20 साल बिल्कुल शांति रही, बिल्कुल शांति रही। अभी देखा आपने DKG में कोई 2-2.5 साल पहले डोंगरी में इंसिडेंट हुआ, DKG में हुआ, या उसके अलावा यहाँ पर आप शिवखोड़ी में इंसिडेंट हुआ, अभी रिसेंट पहलगाम में इंसिडेंट हुए। तो लेकिन उस ऑपरेशन का इंपैक्ट था पीस, प्रॉस्पेरिटी, शांति, लोगों में विश्वास का वापस आना, और लोगों की नॉर्मल जीवन व्यापन करना, और मिलिटेंसी की कमर तोड़ने, और इस एरिया को इंटीग्रेट करना वापस अपने मेन लैंड से। ये उस ऑपरेशन का जो वो सिला चला था, उस ऑपरेशन का बहुत बड़ा रोल है इस एरिया को शांत। तो अब प्रश्न था आपको कि पुंछ ने क्या क्या झेला है। पुंछ 47 से लेकर आज तक वार ही झेल रहा है, कभी डायरेक्ट वार, कभी टेररिज्म की वार, कभी आप देखें कि यहां पर कॉमनल टेंशन जो रही है 47 के बाद, यहां पर पुंछ रीजन में एक इंसिडेंट हुआ है 2008 का, वो भी पुलिस की मूर्खता के कारण वहां पर कॉमनल टेंशन थोड़ी सी हो गई थी, अमरनाथ रो के वक्त थोड़ी सी, लेकिन उसमें भी कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, उसमें भी 2 कम्युनिटी की कोई क्लैश नहीं हुई। मैं फिर कहूंगा कि कोई डिवाइन इंटरवेंशन थी, इन फकीरों का सदका, इन सेंट्स का सदका था। आज भी हमारे लोगों में गुडविल है, सब इकट्ठे रहते हैं एक दूसरे के सुख दुख में, शादी ब्याह में, या कोई भी यहां पर जो त्योहार होते हैं हम मिलकर मिलाते हैं। ईद के वक्त हम लोग मुबारक देते हैं, हमारी दिवाली आती है, बैसाखी आती है, हमारी अभी शिवरात्रि आई हुई है, या बाकी कोई त्योहार आता है, रक्षाबंधन आता है, सब लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, यात्रा आती है, पार्टिसिपेट करते हैं और हारमोनी से रहते हैं। ये बहुत बड़ी पुंछ की कंट्रीब्यूशन है। डिस्पाइट मिलिटेंसी, वार्स, कार्नल्ड के बावजूद भी हम लोग जो हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी को हमने मेंटेन रखा है, कॉम्युनल हारमोनी को मेंटेन रखा है। 100% 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 1
सर इसी के साथ साथ बात करते हैं, पुंछ की खूबसूरती सिर्फ जियोग्राफी में नहीं है बल्कि यहाँ के लोगों और उनके मिक्स्ड कल्चर में भी जानी जाती है। आप हिस्टोरियन के तौर पे इस कल्चर को, डाइवर्सिटी को कैसे डिफाइन करते हैं अपने वर्ड्स में? बिल्कुल, बहुत सुंदर है। मैंने आपसे पहले कहा यूनिटी इन डाइवर्सिटी। मैं पुंछ के कल्चर को, पुंछ को अगर मैं एक लाइन में डिफाइन करूं, पुंछ को हम कहते हैं पुंछ इज ए मिनिएचर इंडिया। मिनिएचर इंडिया। अगर भारत को किसी ने देखना है छोटे पैमाने पर, अच्छा, ठीक है, तो पुंछ एक छोटे भारत को रिप्रेजेंट करता है। पुंछ एक गुलदस्ता है कंपोजिट कल्चर का। यहां सभी धर्मों के लोग रहते हैं विद हार्मोनी, पीस एंड नेशनलिज्म। और पुंछ की जो ब्यूटी है, पुंछ की जो सीनिक ब्यूटी है, चाहे हमारी वो लेक्स आ जाएं, 7 लेक्स आ जाएं, चाहे जबी तोती आ जाए, चाहे नंदी शूल आ जाए, चाहे आपकी देरा की गली आए, चाहे आपकी बीजी आए, चाहे आपकी कृष्णा घाटी आए, चाहे आपका रिलीजियस टूरिज्म आए, चाहे आपका लोरन में नंदी शूल आए, चाहे आपकी सब्जियां आए, या आपका नूरी छम आए, पुंछ की पीक्स आए, पुंछ की मेडोज आए, जितनी भी हैं, इन सब की ब्यूटी जो है सिंपली मैचलेस है। और इस सारी ब्यूटी में अगर कोई चीज ऐड करती है, वो पुंछ के लोग ऐड करते हैं। पुंछ के लोगों का जो दिल है वो इतना वसी दिल है, वो पूरे भारत को नहीं, पूरी दुनिया को अपने आप में जो वो असेमिलेट करते हैं, पूरी दुनिया को अपनाते हैं। अगर आपने किसी जगह देखना है, जैसे हमारे हिंदू धर्मों में क्या कहा गया, वासुदेव कुटुंबकम, ये जो धरती धरा है ये उसी ईश्वर का कुटुंब है। तो पुंछ के लोगों की ये मान्यता है कि ये जो धरती है उसी मालिक की है, हम सभी लोग जो हैं उसके बच्चे हैं। तो हमें सबको हार्मोनी से, शांति से, प्यार से रहना चाहिए। अगर किसी ने अगर सोशल कोएग्जिस्टेंस की, लिव एंड लेट की एग्जांपल देखनी हो तो उसको पुंछ विजिट करना चाहिए। और पुंछ की हार्मोनी, सोशल हार्मोनी, की यूनिटी इन डाइवर्सिटी देखकर वो जरूर इंप्रेस होगा। क्योंकि जो हमारी बाहर से यात्राएं आती हैं, यहाँ पर बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा आती है मंडी में, वो लोग यहाँ पर जो कंपोजिट कल्चर और इस हार्मोनी को देखकर हैरान हो जाते हैं। और मैं फिर कहूंगा कि अगर भारत की खूबसूरती देखनी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी देखनी है, छोटा पुंछ देखना है, भारत देखना है, तो मिनिएचर इंडिया पुंछ को देखें। और पुंछ की जो सीनिक ब्यूटी को अगर कोई ऐड करता है, पुंछ के लोगों का दिल ऐड करता है, पुंछ के लोगों के दिल की खूबसूरती ऐड करती है, क्योंकि पुंछ इज ऑल अकोमोडेटिव। सर रेणा सर, इसी के साथ बात करते हैं, जैसे हमारी कम्युनिटीज है, गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी, कश्मीरी, डोगरा जैसे कम्युनिटी के साथ रहकर जो कल्चर हार्मोनी बनी है इस टाइम, क्या आपको लगता है कि ये पुंछ की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है? बिल्कुल 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 बिल्कुल, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। देखें, यहां पर हर किस्म के लोग रहते हैं, पहाड़ी हैं, डोगराज हैं, गुज्जर हैं। अब हमारी सरकार ने जो है हमारे जो पहाड़ी लोगों को भी ट्राइब दे दिया, क्योंकि एक डिस्क्रिमिनेशन थी बाकी सरकारों ने की हुई थी कि हम लोग एक ही छत के, एक ही आसमान के नीचे, एक ही लोकेलिटी में रहते थे, एक ही चश्मे से पानी लाते थे, एक ही मेडों में घास चराने जाते थे, एक ही किस्म का हमारा पहनावा था, एक ही किस्म के हम काम करते थे। तो एक तबके को अलग रखा था एक। अब वो डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो गई। लेकिन पहाड़ी गुज्जर की डिस्क्रिमिनेशन के बावजूद भी पुंछ में जितने लोग रहते हैं, मैं बड़े वसूख से कहता हूं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, पहाड़ी, गुज्जर, डोगरास, पुंछ की यूनिकनेस इसी में है। डिस्पाइट वी फॉलो आवर ओन कल्चर एंड ट्रेडिशन, हम सब अपने अपने कल्चर, ट्रेडिशन सब अपने अपने लेवल पर फॉलो करते हैं। लेकिन
जब यूनिटी इन डाइवर्सिटी, नेशनलिज्म की बात आती है, वी ऑल आर वन। सर इसी के साथ साथ आज जब पुंछ धीरे धीरे डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी और एजुकेशन की तरफ बढ़ रहा है, तो आपके हिसाब से हिस्ट्री और एकता का रोल फ्यूचर प्लानिंग में कैसे इंटीग्रेट होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बड़ा सुंदर देखें। पुंछ की खुशकिस्मती है कि अभी पिछले कुछ 10 सालों से लगातार जो है हमारी जो है वाइडनिंग डबल लेन बन रही है, टनल्स बन रही हैं, पीर पंचाल जो रीजन को पूरी तरह से डेवलप किया जा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि जो हमारी पहले सरकारें रही हैं वो टोटली कश्मीर सेंट्रिक थी। डेवलपमेंट सारी जो है कश्मीर में वैली होती थी, बाकी जो बचा खुचा था जम्मू प्रोविंस में जाता, जम्मू में जाता था, जम्मू डिस्ट्रिक्ट या जम्मू के कुछ एरिया में। पीर हमारा राजौरी पुंछ का खिता खुसूसी तौर पर इग्नोर होता था। अच्छा। प्लानिंग मेकर्स ने, हम लोगों ने कई बार इशू ये उठाया कि यदि आप कश्मीर में मिलिटेंसी को काउंटर करना चाहते हैं, कश्मीर में अलगाववाद को काउंटर करना चाहते हैं, तो यदि जब तक आप पीर पंचाल को डेवलप नहीं करेंगे तब तक आप कश्मीर को काउंटर नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। काउंटर इंसर्जेंसी में प्लस उसके अलावा ये जो सेपरेटिज्म वहां पर चल रहा है, हाफ सेपरेटिज्म, उसको और डेवलपमेंट में, क्योंकि हमारे रीजन्स को, राजौरी पुंछ को खुसूसी तौर पर इग्नोर किया गया है। इस सरकार ने, पॉलिसी मेकर्स ने हमारी बात सुनी, टनल्स बन रही हैं, रोड, किसी एरिया को डेवलप करने के लिए सबसे बड़ी चीज है कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन, जब कम्युनिकेशन आपकी बन गई, आपके जितने टूरिज्म के स्पॉट्स हैं दे बिकम एक्सेसिबल। कम्युनिकेशन के साथ क्या होता है, जब ये एक्सेसिबल हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी आप देख रहे हैं, हमारे एरिया में मेडिकल कॉलेज बन गया, एम्स बन रही है, इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है, अदर थिंग्स आर आल्सो कमिंग टू दीज प्लेसेस। इससे क्या है, एक लोगों में एक विश्वास पैदा होता है कि सरकार के प्रति, कि सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है। जैसे टूरिज्म की अगर हम 7 लेक्स डेवलप करते हैं, या बाकी जितने भी टूरिंग यहाँ पर हमारी टूरिस्ट मेडोज हैं, या जो ब्यूटी स्पॉट्स हैं डेवलप करते हैं, तो वो कश्मीर से कम नहीं है, वो किसी जगह से कम नहीं है। तो जब वहां पर उनको डेवलप करेंगे, बनेंगे, वो स्पॉट्स बनेंगे, और अपने जंगल से हर्ब्स कलेक्शन करते हैं। प्राइम मिनिस्टर का स्लोगन है वोकल फॉर लोकल। बिल्कुल, लोकल जो हमारे यहाँ पर जो भी यहाँ पर उपज होती है उसको बढ़ावा देंगे, उससे इकोनॉमी इंप्रूव होगी। रिलीजियस टूरिज्म को, पिलग्रिमेज को, जो हमारे टूरिज्म को देंगे तो हमारी इकोनॉमी, लोगों की बूस्ट होगी। बिल्कुल ठीक है, टूरिज्म को देंगे तो वहां भी इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमी बढ़ेगी। ठीक है, उसके अलावा क्या होगा, ये पूरा जब एरिया डेवलप, खिता पीर पंचाल जब पूरी तरह से डेवलप होगा, तो उसमें क्या होगा, हम इकोनॉमिकली जो है हम सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे। बिल्कुल, इकोनॉमिकली हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। जब कोई भी खिता इकोनॉमिकली सेल्फ रिलायंट, इंडिपेंडेंट हो जाए, रोजगार देना शुरू हो जाए, तो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट जो है उसकी जो है वो बढ़ जाते हैं, एजुकेशनल प्रॉस्पेक्ट्स उसके बढ़ जाते हैं, हेल्थ केयर के प्रॉस्पेक्ट्स उसके बढ़ जाते हैं, क्योंकि हर चीज जो करती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन के साथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ, ये सभी एंसिलरी चीजें हैं, ये जुड़ी हुई हैं। तो मैं पीर पंचाल का जो मैं जो फ्यूचर देख रहा हूँ विद द डेवलपमेंट जो हो रही है, इसमें मैं बिल्कुल ब्राइट फ्यूचर देख रहा हूँ। यूथ जिस तरह एजुकेशन की तरफ इंक्लाइंड है, हमारे कितने लोग केएस में चले गए हैं, हमारे कितने लोग आईएएस में आ रहे हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज में आ रहे हैं, उसके अलावा हमारे एमबीए कर रहे हैं, ट्रेड्स में आ रहे हैं, लोकल जो भी चीज़ें हैं उनको जो दे रहे हैं, फ़रोख्त दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल है, जो मेरी अपना नज़रिया है, फ्यूचर ऑफ पीर पंचाल लुकिंग एट द प्रेजेंट सीनियर इज ब्राइट, सेल्फ इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट, और हमें बिल्कुल we are in competition, we will be in competition with the rest of the country, not only J&K, we will be in competition with the rest of the country। हमारे लोग मेहनत कश लोग हैं, एजुकेशन में किसी से पीछे नहीं है,
जहनियत में किसी से पीछे नहीं है। हमारे लोगों के लिए अगर जिस तरह से जिस पेस से हम चल रहे हैं और हमने नारकोटिक्स से अपने बच्चों को बचा लिया, और ये जो पाकिस्तान जो जिहाद और ये जो टेररिज्म का जो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट, इससे अगर हमने अपने बच्चों को बचा लिया तो मुझे लगता नहीं है कि नेशनल लेवल पर भी हमारे लोग बहुत टॉप लेवल पर होंगे। वी विल बी कंपीटिंग एट नेशनल लेवल, और एंड द फ्यूचर ऑफ आवर दिस रीजन विल बी एट पार विद द मोस्ट एडवांस स्टेट्स ऑफ द इंडिया। उनके साथ हमारा जो फ्यूचर होगा, फ्यूचर इज ब्राइट। सर, आज का पॉडकास्ट का मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा, अगर आप पुंछ के यूथ को एक मैसेज देना चाहें जो उन्हें अपनी हिस्ट्री से जोड़कर फ्यूचर बिल्ड के काम में मदद करे, तो वो क्या होगा? देखें, दो चीजें आती हैं यूथ के लिए, मैं सीधी सी बात हूं। वी मस्ट लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री। हमने जंगो जदल देखा है, यूथ ने बहुत कुछ देखा है। हमने बहुत स्ट्रगल से हम इस लेवल पर पहुंचे हैं। हम अपने जो यूथ है, स्वामी विवेकानंद ने कहा किसी देश की उन्नति के लिए, किसी देश को आगे बढ़ाने के लिए जो है, यूथ इज द बेसिक इंस्ट्रूमेंट। यूथ की एनर्जी को अगर हम प्रॉपरली चैनलाइज नहीं करेंगे, वो देश ही डूब जाएगा। तो मेरा यूथ के लिए एक ही मैसेज है, आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज करें। प्रॉक्सी वार जो चल रही है पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे में, किसी कीमत पर ना आए। उनका काम सिर्फ हमारे यूथ को डिस्टर्ब करना है, डिमोलिश करना है, ख़त्म करना है। उनका हमारे लोगों से कोई तल्क नहीं है। नारकोटिक्स की लत से, नशे की लत से अपने आप को बचाएं। और यूथ का एक ही काम है, या तो आप स्पोर्ट्स में एक्सेल करें या तो आप एजुकेशन में एक्सेल करें। मेरी आपसे गुजारिश है, हमारे जितने यहाँ के टॉप लोग हुए हैं उनका एक ही मैसेज है, और मैं भी आपके चैनल की वसादत से, माध्यम से, रेडियो और टीवी की वसादत से यूथ को एक ही कहूँगा, हमारे लिए एक ही ऑप्शन है, एजुकेशन, एजुकेशन, एजुकेशन। हम अपने आप को एजुकेट करें, खुसूसी तौर पर ना कि हमारे नौजवान बल्कि हमारी बहनें, बच्चियां एजुकेट हों। क्योंकि हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, education of a man is education of one individual and education of a woman is education of the entire family। तो बच्चियों की एजुकेशन, यूथ की एजुकेशन, और अपने आप को जो नकारात्मक चीजें हैं उनसे बचाना है। और आखिरी बात मैं कहूँगा कि मेहरबानी करके मोबाइल का जो इस्तेमाल कम से कम करें। यदि आपने मोबाइल का इस्तेमाल पॉजिटिविटी के लिए, लर्निंग के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए करना है तो वो करें। यदि आपने चैट के लिए या गलत चीज़ों के लिए करेंगे तो आप अपने यूथ को बर्बाद कर देंगे। इसी मैसेज के साथ मुझे पूरी आशा है कि जो कुछ मैंने कहा, जो छोटी मोटी जानकारी थी मेरे पास, ये मैसेज जो है, जो भी लोग सुनेंगे इस मैसेज को फैलाएंगे। और मैं यूथ को फिर कहूँगा, एजुकेशन, एजुकेशन, एजुकेशन। जय हिंद। सर, इसी के साथ साथ बहुत बहुत शुक्रिया अपना टाइम, प्रीशियस टाइम देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मुझे भी लग रहा है कि हम आपका पॉडकास्ट करने आए तो हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला, हमें पुंछ की ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में जानने का मौका मिला। सर, बहुत बहुत शुक्रिया सदैव पीर पंजाल को टाइम देने के लिए। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ये स्पेशल पॉडकास्ट में हमारे साथ थे सीनियर एडवोकेट संजय रैना सर, जिन्होंने एक ब्रीफ हिस्ट्री हमें पुंछ की बताई, और एक हिस्टोरियन है पुंछ के, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। आप भी ऐसे ही और पॉडकास्ट, हिस्ट्रीज के पॉडकास्ट देखते रहिए सदैव पीर पंजाल 88.4 FM, अपनी जुबान अपना ख्याल। अपने आरजे अब्दुल बासित और अपने आरजे आशीष के साथ बहुत बहुत शुक्रिया।